बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या है वो? इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड स्टैटिक्स। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फ्लूइड स्टैटिक्स का क्या मतलब है। हमारा ये चैप्टर का टाइटल भी फ्लूइड स्टैटिक है और हम शुरू से काफ़ी डिस्कशन जो है वो फ्लूइड स्टैटिक्स के ऊपर कर चुके हैं। इसका मतलब है नो हेड ऑफ एनर्जी, कि जो आपका वाटर है वो एक जगह से फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर पॉइंट वो मूव नहीं कर रहा। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि मैंने एक वाटर लिया हुआ है किसी वेसल के अंदर या किसी ग्लास के अंदर, तो मैं कहूँगा कि ये मेरा क्या है, फ्लूइड स्टैटिक है। तो अगर ये स्टैटिक है तो मैं इसको फ्लूइड स्टैटिक, यानी कि इसको मैं, अगर ये स्टैटिक है तो मैं इसको हाइड्रोस्टैटिक का नाम दूंगा। अगर ये लिक्विड है तो मैं इसको हाइड्रोस्टैटिक का नाम दूंगा। और अगर ये एक कंटेनर के अंदर कोई गैस है तो मैं इसको एरोस्टैटिक का नाम दूंगा। क्या दूंगा इसको? एरोस्टैटिक। अगर ये कोई लिक्विड है तो मैं इसको हाइड्रोस्टैटिक का नाम दूंगा। अच्छा, फ्लूइड स्टैटिक स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? फ्लूइड स्टैटिक स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी जगहों पे जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में हमें स्टोर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप डैम्स की बात कर लें, तो डैम्स में क्या होता है कि इस दुनिया में सबसे बड़े जो स्टोरेज टैंक हैं वो डैम होते हैं, जो कि बिलियन और ट्रिलियन टन ऑफ वाटर को वो क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब फर्ज करें ये एक डैम था, डैम के अंदर मैंने वाटर स्टोर किया हुआ है। तो अब ये जो वाटर है ये है तो स्टैटिक कंडीशन में, लेकिन इस वाटर का जो प्रेशर अप्लाई होगा डैम्स की वॉल के ऊपर, वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें जब तक उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, यानी कि प्रेशर है ना, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब तक उस प्रेशर का हमें इन द फॉर्म ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड नहीं मिलता, हम डैम्स की जो वॉल्स हैं उनको डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो जब तक हमें उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नहीं मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डैम्स की जो वॉल बनानी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग बनानी है। ठीक है, सिमिलरली एक अगर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर गैस का मुझे प्रेशर ही नहीं कैलकुलेट करना आ रहा, तो मैं सिलेंडर की वॉल्स का मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड स्टैटिक्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारा हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो अब थोड़ा सा इसको आगे हम फर्दर मूव करवाते हैं कि इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड स्टैटिक्स के जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। वो हमारे पास क्या है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड प्लेन सरफेसेस। सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस का क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये कोई वाटर रिवर है तो इसके अंदर कोई आपकी रैंडम कोई बॉडी आपने इसके अंदर इसके अंदर आपने प्लेस की हुई है, तो अब ये जो वाटर इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा इस बॉडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड। अब शर्त ये भी है कि ये वाटर जो है ये एक जगह पे स्टैटिक हो, जस्ट लाइक पाउंड्स के अंदर कोई कोई आपकी कोई बॉडी है पाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो शर्त ये है कि हमारी ये जो बॉडी है ये क्या हो, स्टैटिक हो। तो पाउंड्स के अंदर जो हमारी ये जो वॉल है, दिस इज कॉल्ड, ये जो लिक्विड होगा इसको हम हाइड्रोस्टैटिक का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? हाइड्रोस्टैटिक का नाम देंगे। और ये जो प्रेशर लगाएगा इस प्रेशर से हमने फोर्स निकालनी है, जो कि होगी फोर्स पर यूनिट एरिया से निकलेगी हमारे पास। ठीक है, उस फोर्स को हमने किसके ऊपर स्टडी करना है? उसको हमने स्टडी करना है सबमर्ज्ड प्लेन के ऊपर। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 2D प्लेन सरफेसेस। प्लेन किसको कहते हैं? प्लेन 2D होता है, प्लेन 2D होता है। तो मैं 2D सरफेस की बात करूंगा, 3D बॉडी की बात नहीं करूंगा। तो ये हमने यहाँ पे स्टडी करना है, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड प्लेन के ऊपर हमने स्टडी करना है। तो उससे पहले थोड़ी सी हम बेसिक्स देख लेते हैं कि जो बेसिक्स हैं वो हमारी क्या होती हैं। कि यहाँ पे देखें कि जो ये बेसिक्स हमने पढ़ी हुई हैं कि अगर मेरे पास पी एब्सोल्यूट है तो पी एब्सोल्यूट अलोंग हॉरिजॉन्टल सेम लिक्विड के अंदर
सेम लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में द प्रेशर वुड रिमेन सेम, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में द प्रेशर वुड वेरी अलोंग डेप्थ, ठीक है। ये हमने स्टडी कर लिया। तो पी एब्सोल्यूट किसके बराबर होगा? पी एटीएम प्लस पी एटीएम प्लस रो जी एच के बराबर होगा, जिसको हमने डेल्टा जी कहा था वो एच के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर मेरी को पाउंड था, ये पाउंड की एक वॉल थी, ये एक पाउंड की लेट्स सपोज कोई दीवार थी, ठीक है। तो अब ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसका जो प्रेशर होगा वो सबसे कम होगा, उससे नीचे वाली का जो प्रेशर होगा वो उससे ज्यादा हो जाएगा। फिर ऐसे जैसे जैसे नीचे नीचे आती जाएगी तो हमारी जो बेस के ऊपर होगी वो सबसे ज्यादा लेयर वो बेस के ऊपर प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो इस फार्मूले से हमें ये पता चला कि जब भी अगर आपने कोई पाउंड वगैरह बनाना है तो जो सबसे बॉटम उसकी सरफेस होगी ना, वो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली बनानी पड़ेगी। इसलिए कोई डैम वगैरह जब बनाए जाते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी बेस है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जाती है ताकि वो डैम टूट ना जाए। देखिए अगर कोई डैम टूटता है तो डेफिनेटली वो स्टार्ट होगा बॉटम से टूटना, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि ये फ्री सरफेस थी, फ्री सरफेस में अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये जो सरफेस है ये दोनों सूरतों में इक्वली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इक्वली एक्सपोज्ड है। अगर मैं इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस प्लेट के अंदर भी कंसीडर कर लूं, अंदर कैसे कंसीडर करूंगा? जो मैं स्टार्टअप पे फ्री सरफेस पे लूंगा, ठीक है, और इसके बाहर तो ये है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अब जब इस तरह की कंडीशन हो कि उसकी एक साइड फ्री हो और इस वॉल की एक साइड फ्री हो, ये वाली फ्री हो, और बाहर वाली भी वो टोटली इन कांटेक्ट हो किसके साथ है? एटमॉस्फेरिक एयर के साथ। तो इन दोनों सूरतों में जो हमारे पास पी एब्सोल्यूट का फार्मूला बन जाएगा, वो उसके अंदर जो पी एटमॉस्फेरिक है ना, उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसमें जस्ट हम रोजी एच को कंसिडर करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। याद रहे कि ये रोजी एच कौन सा प्रेशर है? दैट इज पी गेज, ठीक है, पी गेज प्रेशर है ये। तो हम पी एटमॉस्फेरिक को इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसके अंदर जितनी फ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होगी उतनी ही आउटसाइड पे लग रही होगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखें यहाँ पे इस फिगर के अंदर उसने कहा है कि अगर ये आउटसाइड भी मैं कंसीडर कर लूं तो ये इसका मैग्नीट्यूड यहाँ तक जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक ये जो था ये गेज प्रेशर था और यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेयर था। तो अब अगर इस फिगर में मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर दूं तो मेरे पास ये फाइनल फिगर मेरे पास आएगी। तो इसमें हम जस्ट रोजी एच कंसिडर करेंगे और इसमें रोजी एच प्लस पी एटीएम कंसिडर करेंगे। तो पी एटीएम कंसिडर्ड और पी एटीएम सब्ट्रैक्टेड। तो ये डिपेंड करता है कि जब आपने किसी डैम का कोई एनालिसिस करना है, किसी पाउंड का एनालिसिस करना है, तो इधर यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन योर कैलकुलेशन और नॉट। तो अगर आप अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर देंगे, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अब हमने ये निकालना है कि अगर लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ कि अगर मेरा फर्ज करें एक, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं कि हाँ, यहाँ से हम स्टार्टअप लेते हैं इसके लिए मैंने ये थोड़े से आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, तो इनको ना इस जगह से हम ड्राइव करने की ट्राई करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड प्लेन, ये हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें पहली एग्जांपल जो दी गई है वो कौन सी है कि अगर आपकी लेट्स सपोज ये एक वॉल थी, इसके ऊपर ये जो प्रेशर था लिक्विड की लेयर का वो कैसे लग रहा था? ये सारा ऐसे इसको कंप्रेसिबल लोड लगा रहा था। अच्छा, फर्ज करें मेरे पास कोई टैंक है, वो इस शक्ल का है, वो इस शक्ल का। ध्यान रहे मैं क्या निकालने लगा हूँ? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारा सिनेरियो क्या है कि हमने
फोर्स कैलकुलेट करनी है। किसकी फोर्स? हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड की फोर्स। किसके ऊपर? वॉल के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो फिर हमें इनपुट पता चल जाएगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम उतनी स्ट्रेंथ वाली वो चीज डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर लेट्स सपोज ये अगर एक मेरा पाउंड था, इसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे कोई प्लेट पड़ी हुई, यहाँ पे जो लिक्विड है इसके ऊपर कोई नॉर्मल प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ से मैं ये जो प्लेट है, इस प्लेट को मैं अलहदा कर लेता हूँ, तो मुझे साइड व्यू से ये कुछ इस तरह की नजर आएगी, साइड व्यू से इस तरह की नजर आएगी। और अगर मैं इसको इधर से देखूं तो मुझे ये कुछ इस तरीके की नजर आएगी, इस पाउंड के अंदर पड़ी हुई, ठीक है, मुझे कुछ इस तरीके की नजर आएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप सपोज करें कि मैं यहाँ पे आप सपोज करें कि फ़र्ज़ करें इस प्लेट से मैं एक कोई रैंडम एरिया इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कोई रैंडम फ्री बॉडी इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने फ्री बॉडी सिलेक्ट की है इस प्लेट की ले लें, या आप ये समझ लें कि ये जो फ्री बॉडी है ये मतलब पड़ी हुई है अंडर द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। दिस इज फ्री सरफेस, ठीक है, ये फ्री सरफेस के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे बुक वाले ने यहाँ पे कौन सी ये फिगर कंसिडर की हुई है, यहाँ पे बुक वाले ने कंसिडर की हुई है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये इस तरीके की बेजवी शक्ल उसने कंसिडर की हुई है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेजवी इसको कंसिडर कर लें या इसको रेक्टेंगुलर कंसिडर कर लें, दोनों का मकसद मतलब सेम ही है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं स्टार्टअप यहाँ से लेता हूँ, मेरे पास एक ये प्लेट थी, ठीक है, मेरे पास एक ये प्लेट थी, इसके एक्सिस समझिए, ये अगर मेरा वाई एक्सिस था, ये मैंने एक्सिस बनाया बुक वाले ने जैसे समझाने की इसके अंदर ट्राई की हुई है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक्सिस कौन से लिए हैं? इसके अंदर मैंने एक्सिस वो लिए हैं जो बुक वाले ने अपने समझाने के लिए इनको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास, दिस इज़ वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अच्छा, अब अगर इस प्लेट का मैंने इधर से इसको साइड व्यू में इसको 90 डिग्री में रोटेट करवा दूँ, इसको 90 डिग्री में रोटेट करवा दूँ अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या होगा कि ये वाई एक्सिस, ये जो मतलब अगर ये इसके परपेंडिकुलर इनटू द पेज मेरे पास क्या है, जी एक्सिस था, ठीक है, इसके पेज के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट कराऊं तो एक्स एक्सिस की जगह पे क्या चला जाएगा, जी एक्सिस चला जाएगा, और परपेंडिकुलर अब कौन सा आ जाएगा, एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो अब आपके न्यू कोऑर्डिनेट ये बन गए, ये वाई बन गया, ये आपका जी बन गया। तो बुक वाला इस कोऑर्डिनेट को जी लिखता है और इस कोऑर्डिनेट को y लिखता है, और वो x कोऑर्डिनेट को कहता है कि वो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है या परपेंडिकुलर टू द पेज है। ठीक हो गया। चलें जी, हम अब स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज ये अगर फुली सबमर्ज्ड है, क्या है, फुली सबमर्ज्ड वाटर है, फुली सबमर्ज्ड वाटर है, बॉडी है विद इन द लिक्विड, तो हमने इसके ऊपर लिक्विड की फोर्स कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, इसके ऊपर लिक्विड की फोर्स कैलकुलेट करनी है जो इसके ऊपर लग रही है। ठीक है, फुली सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर हमने निकालनी है। यहाँ पे ये होगा ना, देखो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड प्लेन। ठीक है, तो हम सबमर्ज्ड प्लेन के लिए ये करने लगे हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट में करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये बॉडी, ये जो बॉडी है इसका ये वाला एक्सिस था जी एक्सिस और ये वाला एक्सिस था वाई एक्सिस। मैं कहता हूँ कि ये जो इस बॉडी को अगर मैं रोटेट करवा दूँ किसी एंगल थीटा पे, तो ये कुछ इस तरीके से ये कोई शक्ल बनेगी। ये देखें, वाई एक्सिस ये आ गया और जी एक्सिस ये आ गया। अब ये किसी एंगल थीटा पे चली गई है। क्यों रोटेट करवाया? क्योंकि मेरे पास जो स्टार्टअप कंडीशन थी, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये किसी एंगल पे थी प्लेट। ठीक है, ये किसी एंगल पे थी प्लेट, तो मैं इसको रोटेट करवा दिया मैंने। ओके, अब जब मैंने रोटेट करवाया तो मेरे पास क्या बनी, ये एक प्लेट थी, इसका ये वाला जो सेंटर था दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी और
अभी मैं अगर इसका साइड व्यू लूँ, इसको 90 डिग्री रोटेट करवाऊँ, यहाँ से मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट करवाया तो मुझे इसका जो साइड व्यू है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दिया। ठीक है, एक साइड व्यू। इसमें ये जो स्ट्रिप थी ये यहाँ पे आ गई, ये स्ट्रिप बताता हूँ क्यों ली है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ये आ गया। अब ये मैंने साइड व्यू क्यों लिया, ताकि मुझे इसका जो डिस्टेंस है वो फ्री सरफेस से मिलता रहे, इसका जो डिस्टेंस है मुझे फ्री सरफेस से मिलता रहे। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटीज का से लेके जो फ्री सरफेस तक जो डिस्टेंस है दैट इज HC। ठीक है, और जो इस स्ट्रिप से लेके जो फ्री सरफेस का जो डिस्टेंस था मैं उसको नाम दे देता हूँ H का नाम मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैं एक और कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्सपोज करता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए कि इसको कहते हैं लोकल कोऑर्डिनेट। ये जो XY होते हैं दिस इज ग्लोबल कोऑर्डिनेट, और जो ये अभी ड्रा करने लगा हूँ ये होते हैं लोकल कोऑर्डिनेट। लोकल कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जैसे बॉडी पड़ी हुई है ना, जैसे बॉडी पड़ी हो उसके अलोंग, यानी कि हम उसी पोजीशन पे ले लेते हैं। यानी कि ये देखें, अगर ये वाला एक्सिस और ये जो भी मैंने रेड ड्रा की है ये बॉडी के लिहाज, बॉडी इन के लिहाज से तो 0 डिग्री पे पड़ी हुई है, लेकिन अगर मैं इसको ग्लोबली अपने जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से देखूं तो ये थोड़ी सी एंगल थीटा पे रोटेट की हुई है। ठीक है, थोड़ी सी एंगल थीटा पे रोटेट की हुई है। तो खैर मैं इसको नाम दे लेता हूँ एक्स, और एक्स का मैं इसको नाम दे लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स मेरे हो गए मेरे कोऑर्डिनेट। अब मैं एक नए डिस्टेंस डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस स्ट्रिप से जो इस का जो डिस्टेंस है ना दैट इज y, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके जो इस एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज yc। ठीक है, अब ये दो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, दैट इज y और yc। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये ट्राइंगल एक ड्रा करूँ मैं ये वाली, तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास y हो गया, इसके लिए yc के लिए ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ठीक है, ये देखें इधर ये वाला, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये वाली जो ट्रायंगल थी इसमें ये वाला y था, इस वाली में दिस इज़ yc। अगर इसको मैं ड्रॉ कर लूँ तो दिस इज़ माई स्ट्रिप, दिस इज़ माई सी। तो ये है आपकी फ्री सरफेस। तो पहला दिस इज़ H, दिस इज़ थीटा, और ये आपका क्या है दिस इज़ HC और ये थीटा। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है YC और ये डिस्टेंस है y, तो पहले ट्राइंगल के ऊपर अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा h ओवर y, और दूसरे के ऊपर लगाऊं साइन थीटा तो मेरे पास HC ओवर YC के बराबर आएगा। ठीक है, अभी ये आपने यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया तो ये y इज इक्वल टू h ओवर साइन थीटा, पहला ये आ गया, और दूसरा HC ओवर साइन थीटा, तो ये किसके बराबर आ गया YC के बराबर आ गया। ठीक है, अभी YP भी ऐसे ही हमने लेना है, लेकिन YP यहाँ पे लोकेट मैं करूँगा। ठीक है, YP, लेकिन इसको अभी आप फिलहाल इग्नोर कर दें, ये आगे चल के बताता हूँ कि ये P पॉइंट क्या है। तो अभी हम दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ पॉइंट C, दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी, एंड कोई मैंने इसके अंदर स्ट्रिप ले ली है। ठीक है, स्ट्रिप ली है इसके ऊपर, यानी कि कुछ स्मॉल एरिया मैंने सपोज कर लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इसके ऊपर ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, ये जो स्मॉल स्ट्रिप है ये मैंने क्यों सपोज की है इसके ऊपर। ये समझ लग गई ना कि ये टॉप व्यू है इसका, ये टॉप व्यू है, और ये जो स्ट्रिप है दिस इज साइड व्यू। ये क्या है साइड व्यू। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इसके ऊपर स्ट्रिप क्यों लिया है। स्ट्रिप इसलिए लिया है कि मैं जब इसका एक स्मॉल एरिया एक कंसिडर करूँगा ना, इसका स्मॉल, इस स्ट्रिप का स्मॉल DA,
डी मीन स्मॉल एरिया, मैं स्मॉल कंसीडर करूंगा, इस स्मॉल के ऊपर मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा, उसको देन मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरी प्लेट के ऊपर, तो मुझे पूरी प्लेट का के ऊपर फोर्स मिल जाएगी। देखें जो हमारे पास होता है ना कि एक डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव हमें एक पार्ट की चेंज बता रहा होता है, हम उस चेंज को देखते हुए देन पूरी की पूरी हम सरफेस के ऊपर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने DA सबसे पहले सेलेक्ट किया, करना क्या है, मैंने इस DA को लूँगा और देन इस DA के ऊपर मेजर करके ना फोर्स, इसको मैं पूरी सरफेस के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से मैं इसको DA को मैंने इसके ऊपर लगाया DP, इसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था वो DF ओवर DA आ रहा था, तो DF मेरे पास क्या आ गया, DP इंटू DA, ठीक है। तो DF मेरे पास, अब DP क्या है, DP इसके ऊपर क्या है, जो प्रेशर था, प्रेशर मेरे पास क्या था, P नॉट प्लस रो जी एच, P नॉट क्या था, रो जी एच, तो P नॉट इधर आ गया प्लस रो जी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे इस DF से इसका डिस्टेंस कितना था, इस स्ट्रिप से स्ट्रेट ये वाला जो H था ये किसके बराबर था, हमने निकाला हुआ है H, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये H किसके बराबर आ गया, Y साइन थीटा के, तो ये रो जी Y साइन थीटा इंटू DA आ गया हमारे पास। नो इंटीग्रेट ओवर होल सरफेस, होल सरफेस के ऊपर हमने इसको इंटीग्रेट करवा दिया, तो इंटीग्रेट करवाने के बाद ये हमारे पास आ गया, पूरे एरिया के ऊपर अब इंटीग्रेट करवा दिया तो DF आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ली P नॉट रो जी साइन थीटा DA। तो ये जब फोर्स एक स्मॉल एरिया के ऊपर जो लग रही है पूरी बॉडी के ऊपर आई, तो हमारी ये रिजल्टेंट फोर्स बन गई, रिजल्टेंट फोर्स बन गई FR इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और अब क्या बना, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये P नॉट A आ गया प्लस यहाँ पे रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और थीटा जिस एंगल पे वो बॉडी पड़ी हुई है वो भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों हमने बाहर निकाल लिए। तो अंदर क्या बचा, ये इंटीग्रल अंदर अप्लाई हो गया, तो Y DA बचा, Y DA बचा। ओके, यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये Y DA क्या है, अगर मैं इसको सम करके लिखूँ तो मेरे पास ये आएगा Y1 D1 Y1 A1 प्लस Y2 A2 प्लस Y3 A3, ठीक है, अंडर चलता जाएगा पूरी बॉडी पे। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज Y और व्हाट इज DA। DA स्मॉल स्ट्रिप का एरिया था और Y क्या था, उस स्ट्रिप से फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस था विद रिस्पेक्ट टू लोकल कोऑर्डिनेट, यानी कि जो हमने रेड कलर में कोऑर्डिनेट निकाला था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारा डिस्टेंस था, ठीक है। तो अब ये जो मतलब हमारे पास एक जो हम कहते हैं कि मोमेंट होता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स टाइम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिमिलरली ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक हमारे पास होता है एरिया मोमेंट है, एरिया कहते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो है ये हमारे पास बन रहा है एरिया मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट। तो इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। मोमेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एरिया टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको मैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कह दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर स्मॉल स्ट्रिप का को मल्टीप्लाई करूं उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेट करने के बाद डेफिनेटली वो पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी ना। इंटीग्रेशन का मतलब है कि मैं पूरी बॉडी के ऊपर इसको पूरे के ऊपर एरिया ले रहा हूं। तो अगर मैं होल बॉडी की बात करूं, होल बॉडी की बात करूं फ्री सरफेस से, तो आप अंडरस्टूड सी बात है कि मैं पूरी की पूरी बॉडी की जब बात करूं तो मैं इसके एरिया की बात करूंगा और इसका डिस्टेंस कौन सा लूंगा, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगा, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये इसकी इंटीग्रेशन जब ओपन होगी तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी वाई सी ए के बराबर ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास फुली बॉडी का YAC आ गया। तो मैंने यहाँ से ये जो FR की इक्वेशन थी
इसके अंदर मैंने ये इसको इंटीग्रेशन वाले रिलेशन को पुट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, पी नॉट रो जी साइन थीटा वाई ए सी। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है कि यहाँ पे मैंने वाई ए सी क्यों पुट किया है। क्यों मैंने इसलिए पुट किया है कि एक जो स्ट्रिप थी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो आ रहा था वाई ए के बराबर। अगर मैं इस तरह की इन्फिनिट स्ट्रिप्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरी बॉडी बन जाएगी ना। तो पूरी बॉडी का जो मतलब एरिया होगा वो ए होगा, और उसका अगर मैंने डिस्टेंस लेना तो डेफिनेटली अगर एक बॉडी का डिस्टेंस लेना हो तो उसके सेंटर से ही लेंगे ना हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वाई सी पुट कर दिया। अब हम ये तो आ गया, ये आ गया इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कर लिया। अब हमने करना है कि अगर लेट्स सपोज ये मेरी प्लेट थी तो ये जो फोर्स थी क्या ये इधर लग रही थी, क्या ये इधर लग रही थी, क्या ये इधर लग रही थी। ठीक है, तो मैं अब इसका मैंने निकालना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स इस प्लेट के किस जगह पे लग रही है। डेफिनेटली मतलब एक आपने पूरी प्लेट की बात कर रहे हैं तो ये जो फोर्स है सारी मतलब पूरी की पूरी प्लेट, अगर लेट्स सपोज एक मैंने हॉरिजॉन्टल कोई मेरी प्लेट है वो सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, तो इसके ऊपर हर जगह के ऊपर जो पानी है वो ऐसे परपेंडिकुलर लोडिंग लगाएगा इसके ऊपर। तो अगर मैं होल बॉडी की बात करूं तो इन पूरी की पूरी फोर्सेस का कोई एक रिजल्टेंट किसी एक जगह पे सबसे ज़्यादा अपना मैग्नीट्यूड दे रहा होगा। तो उस जगह पे जिस जगह पे ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी उसको मैं कहूँगा सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या कहूँगा उसको मैं? सेंटर ऑफ प्रेशर। उसको मैं क्या नाम दूंगा? सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो अब जब सेंटर ऑफ प्रेशर की बात आती है ना तो देन मुझे एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि लेट्स से, बाद में देखते हैं कि ये कहाँ पे लोकेट होगा। मैं कहूँगा लेट्स से ये कोई पॉइंट यहाँ पे था, इसको मैंने नाम दे दिया पी पॉइंट का। मैंने कहा कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये पी के ऊपर लग रही है। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये या तो सेंट्रॉइड से ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी। ठीक है, सेंट्रॉइड के ऊपर नहीं लग सकती क्योंकि फिर वो मूवमेंट जीरो हो जाएगा। समझ लगी? जो मूवमेंट इसके ऊपर प्रोड्यूस होना है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सेंटर के ऊपर नहीं लगनी, हमें इसको थोड़ा सा इधर लेके जाना पड़ेगा। अब ये मैंने इधर लेना है सेंट्रॉइड के या इधर लेना है, वो हम एक उसके लिए छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ है वो करके देखते हैं कि ये किधर आएगा। तो मैं लेट्स से मैं कह देता हूँ कि ये कोई पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना कोई सेंटर ऑफ प्रेशर से नीचे था, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ एच पी। ठीक है, और ये जो इसका यहाँ से लेके लोकल कोऑर्डिनेट तक जो इसका डिस्टेंस था दैट इज़ एच पी। तो अब मेरे पास एच पी किसके बराबर आ गया? वाई पी किसके बराबर आ गया? एच पी साइन थीटा के बराबर आ गया। ये तीसरा पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ प्रेशर का ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि अगर मैंने वी वुड कैलकुलेट, ये थोड़ा सा ब्लर हो गई है इमेज लेकिन इसको मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाएगी। वी वुड कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। हमने उस पॉइंट को कैलकुलेट करना है जिसके ऊपर ये लग रही है। तो अब हमने सपोज कौन सा कर लिया पॉइंट है जो वाई पी डिस्टेंस के ऊपर है, उसको हमने क्या नाम दिया? सेंटर एक्सिस। ठीक है, तो ये जो होता है ना ये वाला ये एक थ्योरम होता है हमारे पास है जहाँ पे द एच पी कैन बी डिटरमिन्ड बाई इक्वेटिंग। ठीक है, अब हमने एच पी उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक थ्योरम लगाना पड़ेगा। थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे लग रही है उस पॉइंट का मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर along x एक्सिस। अब देखें
अगर आपको याद हो तो स्टार्टअप में मैंने एक्स एक्सिस कौन सा कहा था, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो अगर मेरे पास ये इस तरीके से अगर मेरी प्लेट पड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लेट पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर प्रेशर ऐसे लग रहा है, तो इसका एक्स एक्सिस क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो अब अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, ये देखें ये मेरा मोबाइल जो है ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, तो इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो ये वाला ना स्ट्रेट है, तो अगर इसको मैं ऐसे ड्रा करूं तो ये वाला जो स्ट्रेट है दैट इज एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो इसका प्रेशर है वो कैसे निकलेगा, वो हमने निकाला हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट जो है वो मुझे पता है कि रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस पे लग रही है, मोमेंट उसका क्या होगा, वाई पी के ऊपर लग रही है, तो ये किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने एक स्ट्रिप सपोज की हुई थी और उस स्ट्रिप के ऊपर जो प्रेशर था वो मेरे पास क्या था, वाई पी डी ए। तो अब उस तरह की इन्फिनिट स्ट्रिप्स को ऐड कर दूं तो पूरे के पूरे अलोंग एक्स एक्सिस में मेरे पास प्रेशर आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगी, तो उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया एरिया के ऊपर, ठीक है। अब ये मैं क्यों इन दोनों को इक्वेट किया है, मैंने एच पी फाइंड करना है। एच पी क्या था, एच पी वो डिस्टेंस था जहां पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है और उस पॉइंट से फ्री सरफेस तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस था वो एच पी था। इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक थ्योरम लगाना पड़ा। थ्योरम क्या कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट इक्वल कर दें तो वो प्रेशर जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी विड्थ बनती है, उसकी विड्थ बनती है, यानी कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में इनटू द पेज, इस फिगर में इनटू द पेज जो इस फिगर में इनटू द पेज जो स्ट्रिप जो एक्सिस जा रहा है, मतलब जो ऐसे पड़ी हुई है इनटू द पेज, वो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं टॉप से देखूं तो ये वाला मेरा एक्स एक्सिस था, ये वाला मेरा क्या था, एक्स एक्सिस था, ठीक है। अब जी एक्सिस जो है वो मेरा परपेंडिकुलर चला गया, ओके। अब एक्स एक्सिस के अलोंग मैं इसको लूँ तो मेरे पास ये क्या आ गया, वाई पी एफ आर इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो y की जगह पे y आ गया, ठीक है, और p की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, पी नॉट प्लस रो जी साइन थीटा इंटू डी ए, ठीक है, रो जी वाई सी साइन थीटा। तो अब मेरे पास जो प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया, अब वाई सी मेरे पास किसके बराबर है, रो जी एच के बराबर होता है ना, ये अगेन मैंने ऊपर करके दिखा दिया, हमारे पास पी नॉट प्लस रो जी एच सी के बराबर होता है, जो कि बराबर होगा पी नॉट प्लस रो जी वाई सी साइन थीटा के। तो ये रिलेशन हमने इधर पुट कर दिया। हाँ जी, आगे चलेंगे। आगे अब हमारे पास क्या आ गया, रो जी वाई सी रो जी ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये वाई सी नहीं है, यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रिप की बात कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे वाई आएगा, तो ये वाई यहाँ पे दिस इज एच एंड दिस इज वाई साइन थीटा, तो इसलिए यहाँ पे पी नॉट रो जी साइन थीटा इंटू डी ए ये हमने पुट कर लिया यहाँ पे, ओके। अब आगे चलते हैं, अब तो हमारी कहानी ख़त्म हो गई है सारी। तो अब यहाँ पे हम इक्वल करके ये हमने पी नॉट बाहर ले लिया, तो वाई डी ए पहला ये आ गया और दूसरा इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया, दूसरा इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया। देखें रो जी साइन थीटा बाहर आ गया, वाई से वाई मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वायर डी आ गया। अब आप ये देखें तो कि पी नॉट इज ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, इसको हमने सॉल्व किया तो वाई सी ए आ गया प्लस रो जी साइन थीटा। व्हाट अबाउट दिस, ये जो इंटीग्रल है इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको हम कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। यानी कि आपके पास फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या था, वाई ए,
अगर इस फर्स्ट को दोबारा फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास बन जाता है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमारे पास पॉइंट ओ के गिर्द आई एक्स एक्स से हम इसको डोनेट कर देते हैं, पॉइंट ओ के गिर्द। पॉइंट ओ कौन सा था हमारा, पॉइंट ओ हमारा ये वाला था, पॉइंट ओ ये वाला था हमारा, जहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ओ था। अब ये हमारा पॉइंट ओ के ऊपर ये हमारा सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या होता है, ये हमने मैकेनिक्स और उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और इसकी वैल्यू जो है वो भी हमें पता होती है मुख्तलिफ फिगर्स के लिए कि रॉड के लिए क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर के लिए क्या है, सर्कुलर प्लेट के लिए क्या है, तो वो सारे। अच्छा, अब आपको पता होगा कि इसको हम कहते हैं कि अगर एक मेरे पास अगर एक बॉडी है ना, अगर मेरे पास एक बॉडी है, लेट्स सपोज रेक्टेंगुलर बॉडी थी, तो ये इसका सेंटर है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग द सेंटर जो होगा ना, वो होगा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इसके सेंटर जो होगा ना आई, वो किसके बराबर होगा, बी डी क्यूब बाई 12 के। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये प्योरली मैकेनिक्स का रिलेशन है, ये आपको वहाँ से इसका प्रूफ मिलेगा, लेकिन इस फ्लूइड के कोर्स में आपको इनको मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर मैंने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट या किसी और कोऑर्डिनेट के लिहाज से, ठीक है, जो कि पैरेलल है इस एक्सिस के, तो मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के ऊपर निकालना चाह रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं इस एक्सिस के ऊपर निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है, या सेंटर से लेके यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस था दैट इज़ वाई सी, सेंटर से लेके उसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ वाई सी, और अब इसके एरिया को इसके अंदर ऐड कर दूंगा वाई सी प्लस ए। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये जो रिलेशन बना है इसके लिए दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर को अब हमने इसको ट्रांसफर करना है पैरेलल एक्सिस के। अब सिमिलरली यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, एक इसका सेंट्रल एक्सिस, यहाँ पे एक इसका सेंट्रल एक्सिस, और एक इसका ये जो रेड हमने ड्रा किया हुआ था। अब हमने यहाँ से इसको उठा के इस एक्सिस, रेड वाले एक्सिस के ऊपर हमने लेना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था दैट इज़ वाई सी, तो इस बॉडी का एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं वाई सी से, ठीक है, और उसको ऐड कर दूंगा इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैं ऐड कर दूंगा, तो वो मेरे पास क्या निकल आएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मुताबिक मैं उसको कर दूंगा। तो ये जो ओ के गिर्द अगर मैंने लेना है तो वो किसके बराबर होगा, वो सेंटर के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। डबल क्यों लिख रहा हूँ, डबल इसलिए क्योंकि ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, तो इसलिए इसको डबल लिखा जा रहा है, आई एक्स एक्स से डिनोट किया जा रहा है। और वाई ए सी से ए सी के स्केयर के साथ हमने कर दिया। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, बी डी को प्लस, अब इसके एरिया क्या है, बी इंटू डी, एरिया मल्टीप्लाई बाई वाई डी स्केयर। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 3, और मेरे पास इक्वेशन नंबर पुट इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा वाई पी इज इक्वल टू पी नॉट वाई सी ए प्लस रो जी। तो ये मैंने आई एक्स एक्स सी प्लस ए वाई स्केयर यहाँ पे ऐड कर दिया, तो एफ आर इधर आके डिवाइड हो गई, तो पी नॉट सी ए प्लस रो जी साइन थीटा आई एक्स एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दिए अंदर, तो ये रो जी साइन ए वाई स्केयर आ गया आपके पास। ठीक है, ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने इनको लहदा कर लिया। अब मैंने इसको और इसको दोनों को कंबाइन किया,
तो मैंने इन दोनों को एफ आर से मल्टीप्लाई करवा दिया, और एक जो रो जी साइन थीटा आई एक्स एक्स ओ था, इसको ऊपर भी और नीचे भी मैंने रो जी साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। तो ये क्या बन गई, ये पहले एफ आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसके बटे में एफ आर आ गया। अब ऊपर वाली टर्म को भी रो जी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया और नीचे वाली को भी हमने रो जी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या बनी हमारे पास फाइनल इक्वेशन, ये देखें ये बन गई वाई पी इज इक्वल टू 1/f(r). यहाँ पे हमने वाई सी कॉमन ले लिया तो पी नॉट ए प्लस रो जी वाई सी ए साइन थीटा प्लस आई एक्स एक्स, और ये रो जी इससे कट गया तो ऊपर आई एक्स एक्स ओ बच गया और नीचे एफ आर साइन थीटा बच गया। ओके, अब एफ आर की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने एफ आर की कीमत निकाली हुई है उसको हमने पुट करना है। तो पहले मैंने वाई सी पी नॉट ए रो जी वाई सी इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस चीज़ से, जो एफ आर की हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली हुई थी, तो ये इससे कट गया, प्लस आई एक्स एक्स ओ डिवाइड बाई एफ आर की जगह पे हमने ये पुट कर दिया डिवाइड बाई रो जी साइन थीटा। तो यहाँ से चीज़ बच गई वाई सी प्लस आई एक्स एक्स ओ डिवाइडेड बाई, ये अब अलहदा दोनों डिवाइड हो गया, रो नॉट ए पी नॉट ए डिवाइडेड बाई रो जी प्लस वाई सी ए। तो इधर से रो जी कट गया तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो यहाँ से सिंपल वाई सी ए बच गया, तो ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है अब ये फाइनल आ गई वाई पी इज इक्वल टू, वाई पी कौन सा डिस्टेंस था, वाई पी हमारे पास वो डिस्टेंस था जो सेंटर ऑफ प्रेशर से फ्री सरफेस तक का आ रहा था। अगर फ़र्ज़ करो कि हमारा हम जैसे हमने स्टार्टअप पे कहा था कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर देते हैं, तो अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या रह जाएगी, ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो वाई पी इज इक्वल टू वाई सी आई एक्स एक्स ओ डिवाइडेड बाई वाई सी ए रह जाएगा। अब हमने वाई पी किसके बराबर था, एच पी ओवर साइन थीटा, तो आप यहाँ से इजीली एच पी कैलकुलेट कर सकते हैं वाई पी साइन थीटा लगा के, ठीक हो गया। तो ये हमारा टोटल प्रूफ था इस तरीके से। यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फिगर है यहाँ से ये एक स्मॉल स्ट्रिप ली, यहाँ से हमने ये स्मॉल एक एरिया सेलेक्ट किया, इसको हमने डी ए का नाम दे दिया, ये डी ए यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ से ये एच आ गया, इसका वाई साइन थीटा, और ये सेंटर ऑफ प्रेशर था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमें कैसे पता चला कि वो उससे वाई सी से नीचे एक्ट कर रहा है। ये देखिए वाई सी कौन सा डिस्टेंस था, वाई पी कौन सा डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ प्रेशर तक हमने सपोज किया हुआ है। अब वाई सी कौन सा डिस्टेंस निकला है जो सेंटर तक का डिस्टेंस था। अब इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है कि वाई सी से हम आगे फर्दर मूव कर रहे हैं, तो वाई सी से वाई पी ऑलवेज ग्रेटर होगा, वाई सी से वाई पी ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप लाइन पे यहाँ पे अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ प्रेशर लेना पड़ेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसलिए हम सेंटर ऑफ प्रेशर को हमेशा नीचे लेते हैं। तो बुक वाले ने स्टार्टअप में यहाँ पे बना के शो कर दिया है। तो अब इसको देखें अगर आप, तो हमारे पास ये पी नॉट, ये सारी मैंने आपको इक्वेशन 3.16 बना के ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके साथ एक बस फाइनल फॉर्म में आपको दिखानी है चीज़, ये देखें, ये सारा मैथमेटिकल मॉडल जो है ना ये हमने ड्राइव कर लिया, और ये फाइनल फॉर्म 3.22b और 3.22a ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर हम एच पी और निकाल। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये कुछ आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये इसका एरिया b इंटू ए बी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर पे है भाई, सही सारे सेंटर पे हैं। तो अगर आपने इसको लोकल कोऑर्डिनेट पे यानी कि उससे पैरेलल एक्सिस किसी पे निकालना है तो आपको वो डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इस बॉडी के एरिया से उसको करना पड़ेगा। तो वो जो होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, वो उस पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो अब इसका स्पेशल केस क्या है कि अगर सबमर्ज्ड आपका रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो सबमर्ज्ड अगर आपका रेक्टेंगुलर प्लेन है तो इसको ये तो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। तो हमारे पास एफ आर किसके बराबर थी, एफ आर पी सी इंटू ए था,
वो इक्वेशन पीछे दी हुई है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पी सी हमने पुट कर दिया पी नॉट रो जी, यहाँ पे क्या था हमारे पास वाई सी था, यानी कि जो हमारे पास एफ आर थी वो किसके बराबर थी, वो बराबर थी पी नॉट ए प्लस रो जी वाई सी साइन थीटा इंटू डी ए, ठीक है। अब ये जो वाई सी था ये कौन सा डिस्टेंस था, ये सेंटर से लेके फ्री सरफेस तक का था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट हमने लगाई हुई है, यहाँ पे देखें, अगर लेट्स सपोज मैं इसी की बात कर लेता हूँ, तो इसमें इसकी बात कर लेता हूँ, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस आ गया वाई सी बी बाई 2 और प्लस फ्री सरफेस आ गए एस तक। तो ये क्या किसके बराबर आ गई, एस तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, पी नॉट रोजी एस प्लस बी बाई 2 साइन थीटा इंटू एरिया आ गया आपके पास, इस प्लेट का एरिया क्या है ए बी, लेंथ इंटू वेड्थ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसका वाई पी भी निकाल लिया, वाई पी कौन सा था, जहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर था, तो हमने एस प्लस वाई सी की जगह पे एस प्लस बी बाई 2 पुट कर दिया, प्लस अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट का बी डी क्यूब बाई 12 था, यहाँ पे ए बी क्यूब बाई 12 हो गया। तो यहाँ पे वो सारा फार्मूला हमने एज इट इज पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन 3.24 बन जाएगी। अब इसमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर देंगे आप, तो आप अपना सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा हूँ, अगर आप सपोज करें कि उसकी जो अपर सरफेस है वो भी फ्री सरफेस पे थी, तो आप ये एस को ज़ीरो कर दोगे तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी आपके पास, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये अब यहाँ पे ये 3 केस देखें, अगर लेट्स सपोज मेरी किसी एंगल पे थी, तो एंगल वाली तो हमने रिजल्टेंट फोर्स ये कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अगर ये याद रहे कि ये कहाँ से आ रही है रिजल्टेंट फोर्स, ये P इंटू ए से आ रही है, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास पी जी रो जी, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एस प्लस बी बाई 2, अब इसमें चूंकि वर्टिकल है तो साइन 91 होता है, तो इसलिए साइन का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आया और ए बी आ गया। इसमें तो सिंपल वही है, पी इज इक्वल टू रो जी एच इंटू ए बी, वर्टिकल में इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल में यही प्रेशर लगेगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से ये स्पेशल केस यानी कि सबमर्ज्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन का भी ये मतलब उसके एफ आर ये जो मैंने बता दिया आपको, ये हमने मतलब ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये एक 3.8 प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। या मैं ऐसे करूँगा कि पहले पूरे चैप्टर को आपको पढ़ा दूंगा और एट द एंड एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन, ये हमने प्लेन सर्फेसिस की हैं। प्लेन सरफेस में मैंने स्टार्टअप पे रेक्टेंगुलर बॉडी सपोज की थी, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉडी टिल्टेड पड़ी हुई थी, ठीक है। अब बुक वाला उसको स्टार्ट करता है किसी हाइपोथेटिकल बॉडी से लेके, कैसे हाइपोथेटिकल बॉडी से लेके स्टार्ट करता है बुक वाला, और उसको वो स्टार्ट करवाता है। आपने बुक वाली डायग्राम बनानी है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है कि अगर ये प्लेट है, इसको आप इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो साइड व्यू आपको एक स्ट्रिप नुमा नज़र आएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये साइड व्यू में आपको ये स्ट्रिप नुमा एक चीज़ नज़र आएगी। तो इसलिए उसका जो साइड व्यू दिखाया तो उसके लिए मैंने वहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉडी ड्रॉ की थी, लेकिन आपने जो फिगर बनानी है वो बुक वाली बनानी है। जब आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर कैलकुलेट करोगे तो फिगर आपने बुक वाली बनानी है, कैलकुलेशन आपने सारी वो मेरे वाली करनी है, ठीक हो गया। अब उसके बाद उसके स्पेशल केस में जब आएंगे तो देन आपने फिगर भी मेरे वाली बनानी है और उसके अंदर वैल्यूज़ आपने वो वहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो उसके बाद अगला है हमारा आर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड कर्व्ड सर्फेसेज। कर्व्ड सर्फेसेज में हमारे लिए बड़ी सिंपल है कि इसमें हम जो हमारी कर्व्ड सर्फेसेज है उसके ऊपर हमने कैसे लेना है। प्लेन सर्फेसेज के ऊपर तो हमने ले लिया है, कर्व्ड सर्फेस के ऊपर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।